नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है जीवन की वास्तविकता। राजीव की ज़िंदगी उस मोड़ पर थी जहां वह अपने पिताजी की देखभाल के लिए परेशान था और उसके ऊपर नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी थीं। वह तनाव में था क्योंकि उसे जल्द ही विदेश में नौकरी पर जाना था। उसका परिवार, खासकर उसकी पत्नी और बच्चे, कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे और वह अब इसे अकेले संभालने में असमर्थ हो चुका था। इस कारण वह अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ने का निर्णय ले चुका था। वह अपनी गाड़ी में बैठकर तेज गति से वृद्धाश्रम की ओर बढ़ा। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वह अपने निर्णय के बारे में बार बार सोच रहा था, लेकिन उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वह वृद्धाश्रम पहुंचा, उसने देखा कि वहां का माहौल शांत था। एक विशाल बगीचे के बीच स्थित वह वृद्धाश्रम पुराने समय की एक सुंदर इमारत थी, जहां वृद्ध लोग शांतिपूर्वक अपना समय बिता रहे थे। राजीव ने अपनी गाड़ी रोकी और पिताजी के साथ रिसेप्शन की ओर बढ़ा। रिसेप्शन पर एक महिला बैठी थी, जिसने देखा कि राजीव कुछ परेशान है। उसने विनम्रता से पूछा, सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? राजीव ने सीधा जवाब दिया, मुझे अपने पिताजी को आज ही यहाँ छोड़ना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया, सर, मैं आपकी समस्या समझती हूँ, लेकिन आश्रम की संचालिका शहर से बाहर गई हैं। उनके बिना हम किसी भी नए व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं दे सकते। आपको कल का इंतजार करना होगा। यह सुनते ही राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पहले से ही तनाव में था और अब यह नई अड़चन उसे और भी विचलित कर रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। मेरे पास समय नहीं है। मुझे विदेश जाना है और मेरी पत्नी और बच्चे घर में बहुत परेशान हैं। मैं इन्हें आज ही यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। कल आना मेरे लिए संभव नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने संयमित स्वर में जवाब दिया, सर, मैं आपकी स्थिति समझती हूँ, लेकिन हमारे पास भी कुछ नियम हैं। संचालिका के बिना हम किसी को भी आश्रम में नहीं रख सकते। यह हमारे यहाँ की पॉलिसी है। राजीव और भी उत्तेजित हो गया। उसे लग रहा था कि कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। उसकी आवाज़ और तेज हो गई, यह कैसा नियम है? अगर संचालिका नहीं है तो क्या? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। रिसेप्शनिस्ट को समझ में आ गया था कि राजीव बहुत तनाव में है और उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है। राजीव और अधिक उत्तेजित हो गया और बोला, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। अगर आप लोग इतने बेकार हैं, मुझे किसी और आश्रम में जाना होगा। इसी बीच रिसेप्शन पर बैठे राजीव का फोन बजा। फोन उसके सर का था। राजीव ने जल्दी से फोन उठाया और आवाज़ में थोड़ी घबराहट के साथ कहा, हेलो सर। सर ने कड़क आवाज़ में कहा, राजीव, तुम्हें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट भेजने थे वो अब तक क्यों नहीं भेजे? तुम जानते हो वह कितना अहम था। राजीव ने सफाई देते हुए कहा, सर, मुझे माफ़ करिए, मैं एक व्यक्तिगत काम में फंसा हुआ था, लेकिन मैं जल्द ही डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। सर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह आखिरी बार है। और उन्होंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद राजीव पूरी तरह टूट गया। वह गहरी सांस लेकर अपने सिर को हाथ में थामकर बैठ गया। फिर राजीव अपने आप को संयमित करके बोलता है, आप चाहें तो इसके लिए आप 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए मुझसे ले लें, लेकिन मेरे पिताजी का आज ही एडमिशन यहाँ करवा दें। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कि अगर कोई और समाधान नहीं निकाला गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। तभी उसने कार्यालय के अंदर काम कर रही कमला ताई को आवाज़ दी, कमला ताई, इधर आइए जरा। इन दोनों लोगों के आज रुकने का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि संचालिका के बिना इन्हें वृद्धाश्रम में प्रवेश नहीं मिल सकता। साथ ही इनके खाने पीने का भी ध्यान रखिए। कमला ताई, जो वर्षों से आश्रम में काम कर रही थीं, तुरंत स्थिति समझ गईं। उन्होंने विनम्रता से कहा, ठीक है,
मैं इनकी व्यवस्था कर देती हूँ। फिर उन्होंने राजीव से कहा, आप लोग आज रात यहीं रुक सकते हैं। हम आपके लिए एक कमरा तैयार करवा रहे हैं। क्योंकि आप दूर से आए हैं, इसलिए दोबारा आना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आज आप यहीं आराम कीजिए। कल संचालिका के आने के बाद बाकी काम हो जाएगा। राजीव हालांकि पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उसने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन कृपया ये सुनिश्चित करें कि कल यह काम हो जाए। कमलाताई ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, हम कल इसे निश्चित रूप से कर देंगे। आप अब आराम करें। इसके बाद कमलाताई ने कमरे की तैयारी करने के लिए स्टाफ को निर्देश दिए। उन्होंने रूम नंबर 5 में एक बिस्तर तैयार करवाया, जहां राजीव और उसके पिताजी रात भर आराम कर सकते थे। कमरे में एक सादा बिस्तर, कुछ कुर्सियां और एक छोटी सी मेज थी। कमलाताई ने खुद कमरे की देखरेख की और सुनिश्चित किया कि यहाँ सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हों। जब कमलाताई कमरे की तैयारी कर रही थी, राहुल जो रिसेप्शन पर बैठा था अपने विचारों में डूबा हुआ था। वह पहले ही अपने सर की फटकार सुन चुका था और उसकी नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। उसने हाल ही में कुछ जरूरी दस्तावेज समय पर नहीं भेजे थे, जिसकी वजह से उसके सर ने उसे कड़ी डांट लगाई थी। वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था और अब यह स्थिति उसे और भी तनावपूर्ण लग रही थी। राहुल ने फोन रखा और अपने सिर को हाथों में थाम लिया। कमलाताई ने जब कमरे की तैयारी पूरी कर ली तो उन्होंने राजीव और उसके पिताजी से कहा, आप लोग आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। राजीव ने थके हुए स्वर में कहा, धन्यवाद कमलाताई। वह अपने पिताजी को कमरे में ले गया और उन्हें बिस्तर पर बैठा दिया। उसके पिताजी बहुत शांत थे, जैसे उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। उन्हें पता था कि राजीव की जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं और वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। हालांकि उनके मन में भी दर्द था कि वह अब अपने बेटे के साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह निर्णय भी समझ लिया था कि शायद यही अब सबसे बेहतर विकल्प है। कमलाताई चाय और नाश्ता लेकर आई और दोनों के सामने रखा। आप लोग चाय पीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। उन्होंने यह कहकर कमरे से विदा ली। कमलाताई की सहजता और उनकी विनम्रता ने राजीव को थोड़ा सुकून दिया। वह समझ गया कि शायद आज की रात यहीं रुकना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कमलाताई आलू का पराठा और चाय रख गई थी और विनम्रता से कमरे से बाहर चली गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। राजीव के पिता धीरे धीरे अपने हाथ से पराठे का टुकड़ा तोड़कर खाने लगे, जबकि राजीव ने बिना कुछ खाए अपने लैपटॉप को खोला और उसमें व्यस्त होने की कोशिश की। वह अपने दफ्तर के कुछ ईमेल्स और अन्य जरूरी कागजी काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से बेहद परेशान था। वह लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र गड़ाए बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर चल तो रही थीं, लेकिन मन में चल रहे विचारों का प्रभाव उसे और अधिक विचलित कर रहा था। उसे अपने पिता के प्रति गुस्सा भी था और खुद पर भी। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि हालात उसे अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम में छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। घर की जिम्मेदारियां, विदेश की नौकरी और पारिवारिक तनाव सभी मिलकर उस पर ऐसा दबाव बना रहे थे जिसे वह संभाल नहीं पा रहा था। इसी बीच राजीव के पिता ने आलू के पराठे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने बेटे को खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और ममता थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ये पराठे तुझे बहुत पसंद हैं, ले खा ले। आखिरी बार अपने हाथों से खिला रहा हूँ, तुझे पता नहीं फिर कभी मौका मिलेगा या नहीं। उनकी आवाज़ में एक गहरी भावनात्मकता थी, मानो वह जान रहे हों कि यह उनका आखिरी साथ हो सकता है। उनके मन में कहीं एक दर्द था,
कि अब शायद उनका बेटा उन्हें वापस अपने साथ ना ले जाए। वह जान रहे थे कि राजीव की जिंदगी कितनी कठिन हो चुकी है, लेकिन पिता का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए ही धड़कता है। उन्हें अपने बच्चे की तकलीफ भी नजर आ रही थी, फिर भी उन्होंने अपना दर्द छिपाते हुए उसे अपने हाथों से पराठा खिलाने की कोशिश की। लेकिन राजीव के भीतर का तनाव फट पड़ा। उसने अपने पिता का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, आपको पराठा खिलाने की पड़ी है। यहाँ मैं इतने बड़े काम में उलझा हुआ हूँ और आपके कारण मुझे इस वृद्धा आश्रम में मजबूरन रुकना पड़ रहा है। पता नहीं अगर आज आपका एडमिशन हो जाता तो क्या हो जाता। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके शब्दों में एक तीखी कड़वाहट थी जो उसके दिल की उलझनों को बयां कर रही थी। उसके पिता स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका बेटा ऐसे प्रतिक्रिया देगा। एक पल के लिए वह खामोश हो गए, फिर उनकी आंखों में उदासी की गहरी परछाइयां उभर आईं। राजीव अब भी बड़बड़ाता जा रहा था, मुझे अपनी नौकरी पर जाना है, वहाँ मेरे पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं और यहाँ मुझे आपके कारण इस वृद्धा आश्रम में रुकना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा भी है कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं? मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ? सिर्फ इसलिए कि आपके लिए कोई और रास्ता नहीं बचा। राजीव की आवाज़ कड़वी और कठोर हो गई थी। उसके भीतर जो तनाव और दबाव था वह उसके शब्दों में साफ झलक रहा था। वह अपने पिता के प्रति गुस्से में था, लेकिन असल में यह गुस्सा उसके हालातों पर था जो उसे असहाय महसूस करा रहे थे। उसने कई बार सोचा था कि वह एक अच्छा बेटा है, लेकिन इस समय उसे लग रहा था कि शायद वह सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। उसके पिता ने चुपचाप उसका गुस्सा सुना। उनकी आंखें अब भी बेटे पर थीं, लेकिन अब उनमें सिर्फ दर्द था। उन्होंने बिना कुछ कहे पराठे का टुकड़ा वापस अपनी थाली में रख दिया और धीरे धीरे वापस बैठ गए। उन्होंने अपने बेटे को गुस्से में देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए ममता अब भी थी, लेकिन उन्हें समझ आ रहा था कि उनके बेटे की जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। राजीव के पिता ने अपने बेटे के शब्दों को दिल से लिया, लेकिन वह उसे और अधिक दर्द में नहीं डालना चाहते थे। वह जानते थे कि राजीव अपने जीवन में कितनी परेशानियों से जूझ रहा है। उनके बेटे का गुस्सा शायद उनके प्रति नहीं था, बल्कि परिस्थितियों के प्रति था। वह यह भी समझ रहे थे कि राजीव का गुस्सा उसकी अपनी असहायता को दर्शा रहा है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीमे से बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दे अगर तेरे लिए यह सब कठिन हो गया है। मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशान है। अगर तेरे लिए यह सबसे अच्छा तरीका है तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ। उनके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरी करुणा और ममता थी। वह अपने बेटे को और अधिक तनाव में नहीं डालना चाहते थे। वह जान चुके थे कि राजीव के पास अब शायद ही वक्त होगा उनके लिए, और उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। राजीव ने यह सुना, लेकिन वह अब भी अपने काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके अंदर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ रहा था, लेकिन वह उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आत्मा में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। एक ओर वह अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी ओर उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां उसे खींच रही थीं। राजीव का ध्यान फिर से लैपटॉप की स्क्रीन पर चला गया, लेकिन उसका मन वही नहीं था। उसके पिता का चुपचाप बैठा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने चाहा कि वह कुछ कहे, लेकिन उसके गुस्से ने उसे रोक लिया। उसने खुद को बार बार यही समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके जीवन के लिए जरूरी था, लेकिन कहीं अंदर से उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने पिता के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। राजीव के पिता शंकरलाल जी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, जहां साधन सीमित थे
और परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनका बचपन सुखमय नहीं था, खासकर तब से जब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी सौतेली माँ उनके प्रति कभी भी ममता का भाव नहीं रखती थी। वह उन्हें हमेशा एक बोझ की तरह देखती और तरह तरह से उन पर अत्याचार करती। शंकरलाल जी के पिता काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और इस वजह से उन्हें अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों का सामना अकेले करना पड़ता था। छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांट फटकार मिलती और कभी कभी तो खाने को भी तरसना पड़ता। उन्होंने कई बार भूखे पेट सोने का दुख झेला। उनकी माँ का स्नेह तो बचपन में ही खो गया था और पिता की अनुपस्थिति ने उन्हें और भी अकेला बना दिया था। उनकी सौतेली माँ उन्हें पढ़ाई से दूर रखने की कोशिश करती, लेकिन शंकरलाल जी का मन शुरू से ही पढ़ाई में बहुत लगता था। उन्होंने अपने गांव के स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई में खूब मेहनत की। स्कूल जाने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनकी सौतेली माँ अक्सर उन्हें घर के कामों में उलझाकर रखना चाहती थी ताकि वे पढ़ाई से दूर रहें, लेकिन शंकरलाल जी ने हार नहीं मानी। वह सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाते और फिर स्कूल के लिए निकलते। उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ते थे। एक दिन जब उनकी सौतेली माँ ने उन्हें स्कूल जाने से रोकने के लिए पीटा तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपने पिता के पास शहर चले गए, जहाँ उनके पिता ने उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया। यह कदम उनके जीवन में बदलाव का पहला बड़ा कदम था। शंकरलाल जी ने अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी में लग गए। उन्होंने सोचा था कि अब उनकी ज़िंदगी में थोड़ी स्थिरता आ जाएगी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। उनके पिता ने उनके विवाह की बात चलाई और उनकी शादी एक सरल और शांत स्वभाव की लड़की से कर दी, जिसका नाम सरला था। सरला जी एक बेहद स्नेही और दयालु महिला थी। वह शंकरलाल जी के जीवन में खुशियों की एक नई किरण बनकर आई। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही अच्छे थे। सरला जी और शंकरलाल जी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। हालांकि शादी के कुछ साल बीतने के बाद जब उनके घर में कोई संतान नहीं आई तो वे दोनों चिंतित हो गए। समाज के दबाव और परिवार की अपेक्षाओं ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। सरला जी अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहती कि कहीं उनके कारण शंकरलाल जी दुखी तो नहीं है, लेकिन शंकरलाल जी ने हमेशा उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनसे बेहद प्यार करते हैं और चाहे संतान हो या ना हो, उनके लिए सरला जी ही सबसे बड़ी खुशियों का स्रोत थी। समाज और परिवार की बातें सुनकर सरला जी कई बार टूट जाती, लेकिन शंकरलाल जी ने हमेशा उनका साथ दिया। वह उन्हें समझाते कि यह सब भगवान की मर्जी है और उन्हें धैर्य रखना चाहिए। इन 6 सालों में दोनों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उनके प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उन्हें एक साथ बनाए रखा। फिर शादी के 6 साल बाद सरला जी गर्भवती हुई और यह खबर शंकरलाल जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उनके जीवन में जो खालीपन था वह अब भरने वाला था। जब राजीव का जन्म हुआ तो शंकरलाल जी और सरला जी दोनों की दुनिया बदल गई। राजीव का जन्म उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आया था। वह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण बना, लेकिन खुशी के इन पलों के साथ ही एक बड़ा दुख भी शंकरलाल जी की जिंदगी में आ गया। राजीव के जन्म के 2 साल बाद उनकी पत्नी सरला जी का अचानक निधन हो गया। यह घटना शंकरलाल जी के लिए एक भयानक सदमा थी। सरला जी ने उनकी जिंदगी में जो खुशियाँ और सुकून लाया था वह सब एक पल में खत्म हो गया। सरला जी के निधन के बाद शंकरलाल जी पूरी तरह टूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति का सामना कैसे करें।
लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे राजीव को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि अब उनकी जिंदगी का मकसद यही बच्चा है। राजीव को देखते ही शंकर लाल जी ने अपनी सारी तकलीफें भूलने की कोशिश की और अपने बेटे के लिए जीने का फैसला किया। सरला जी के निधन के बाद परिवार और समाज ने शंकर लाल जी पर दूसरी शादी का दबाव डाला। लोग कहते थे कि एक छोटे बच्चे की देखभाल के लिए एक माँ की ज़रूरत होती है और शंकर लाल जी को अपने और अपने बेटे के भविष्य के लिए दूसरी शादी करनी चाहिए। लेकिन शंकर लाल जी ने यह बात साफ मना कर दी। उनके दिल में केवल सरला जी के लिए जगह थी और वह किसी और को उसकी जगह नहीं देना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि वह अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। राजीव के लिए शंकर लाल जी ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। राजीव की पढ़ाई, उसकी ज़रूरतें, उसके सपने, हर चीज़ का ख्याल रखा। उन्होंने कई बार अपनी खुद की इच्छाओं और ज़रूरतों को दरकिनार किया ताकि राजीव को बेहतर ज़िंदगी दे सकें। शंकर लाल जी ने राजीव के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वह उसे अच्छे स्कूल में भेजते, उसके लिए किताबें खरीदते और उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करते। जब राजीव बड़ा होने लगा तो शंकर लाल जी ने उसकी पढ़ाई पर और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि राजीव को एक अच्छा भविष्य तभी मिल सकता है जब वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। शंकर लाल जी की मेहनत और त्याग का परिणाम यह हुआ कि राजीव पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता और अपने शिक्षकों का प्रिय था। उसकी मेहनत और लगन देखकर शंकर लाल जी को गर्व महसूस होता था। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि राजीव के पास माँ नहीं है। वह खुद ही माँ और पिता दोनों का किरदार निभाते रहे। राजीव जब कॉलेज गया तो उसने और भी मेहनत की। उसकी कड़ी मेहनत और शंकर लाल जी के त्याग का फल यह हुआ कि राजीव को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। शंकर लाल जी के लिए यह पल सबसे खुशी का था। उन्हें गर्व था कि उनके बेटे ने उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। राजीव की सफलता ने शंकर लाल जी के जीवन के सारे दुखों को मानो धुंधला कर दिया था। उन्हें अब लगने लगा था कि उनका संघर्ष और त्याग आखिरकार रंग लाया। वह अपने बेटे की सफलता को देखकर अपने सारे दुखों को भूल गए थे। लेकिन आज जब शंकर लाल जी अपने बेटे के साथ वृद्धा आश्रम में बैठे थे तो उसके कठोर शब्द सुन रहे थे तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन आज वह खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। राजीव के शब्द उनके दिल में एक गहरी चोट की तरह लगे। उन्होंने अतीत की यादों में खोते हुए सोचा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के हर पल में अपने बेटे को सबसे ऊपर रखा था। उन्होंने अपना सारा जीवन उसके लिए बलिदान कर दिया था और आज वही बेटा उनसे इस तरह बातें कर रहा था। शंकर लाल जी ने धीरे धीरे एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उनके दिल में अब भी अपने बेटे के लिए ममता थी, लेकिन वह समझ रहे थे कि समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। राजीव की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम थी, लेकिन साथ ही यह उसके जीवन की दिशा भी बदलने वाली थी। नौकरी के साथ साथ उसकी जिंदगी में जूली नामक लड़की आई, जिसने उसे पूरी तरह से अपने प्रेम में बांध लिया। जूली एक मॉडर्न, स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो ऊंचे सपने देखती थी और अपने तरीके से जिंदगी जीने में विश्वास रखती थी। जूली एक संपन्न परिवार से थी। उसकी परवरिश भी शहर के प्रतिष्ठित माहौल में हुई थी।
वह पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा ग्लैमरस लाइफ स्टाइल और हाई सोसाइटी से जुड़ी चीज़ों में ज़्यादा रहता था। किटी पार्टियों, शॉपिंग और दोस्तों के साथ मस्ती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उसकी ज़िंदगी में परिवार या रिश्तों की जिम्मेदारियों का ज़्यादा महत्व नहीं था। राजीव और जूली की मुलाकात एक कॉरपोरेट इवेंट में हुई थी, जहां दोनों की एक दूसरे से अच्छी खासी बातचीत हुई। जूली की सुंदरता और आत्मविश्वास ने राजीव को उसकी ओर आकर्षित कर दिया। कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलने जुलने की शुरुआत की और फिर ये मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। राजीव, जो अब तक अपने काम में व्यस्त रहता था, जूली के साथ समय बिताने लगा। जल्द ही राजीव ने अपने पिता शंकर लाल जी को जूली के बारे में बताया और उनसे अपनी शादी की इच्छा व्यक्त की। शंकर लाल जी, जो हमेशा अपने बेटे की खुशी के लिए तत्पर रहते थे, ने इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं जताया। हालांकि उन्होंने जूली के स्वभाव और रहन सहन को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने यह रिश्ता मंजूर कर लिया। राजीव और जूली की शादी धूमधाम से हुई। शादी के दिन जूली बेहद खूबसूरत लग रही थी और राजीव के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी। शंकर लाल जी ने इस मौके को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन माना, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बेटे की खुशी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। हालांकि शंकर लाल जी को जूली के स्वभाव में थोड़ी ठंडक महसूस होती थी, फिर भी उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और सोचा कि शायद शादी के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शादी के बाद राजीव और जूली एक बड़े और आलीशान घर में रहने लगे। जूली की जीवन शैली बेहद उच्च स्तरीय थी। उसे महंगे कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना और सोशल सर्कल में बने रहना पसंद था। हालांकि जूली का यह जीवन शैली शंकर लाल जी के पारंपरिक और सादगी भरे जीवन से बिल्कुल विपरीत था। शादी के कुछ समय बाद जूली ने यह साफ कर दिया कि वह घर की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहती है। वह ना तो घर के कामकाज में हाथ बटाती, ना ही शंकर लाल जी का कोई विशेष ध्यान रखती थी। वह अपनी किटी पार्टियों में इतनी मशगूल रहती कि उसे अपने ससुर या घर की छोटी मोटी बातों का कोई ख्याल नहीं रहता। शंकर लाल जी, जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की परवरिश में बिता चुके थे, अब अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगे थे। उन्हें यह समझ में आ रहा था कि जूली के साथ उनकी कोई खास बनती नहीं है। जूली अपने ससुर की इज्जत नहीं करती थी, बल्कि कई बार उन्हें अनदेखा कर देती थी। जब शंकर लाल जी कुछ बोलते तो जूली का चेहरा ऐसा हो जाता जैसे वह मजबूरी में उनकी बातें सुन रही हो। जूली का स्वभाव धीरे धीरे और भी सख्त होता गया। वह कभी भी शंकर लाल जी की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखती। उन्हें उनके खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती, ना ही वह उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछती थी। शंकर लाल जी ने कई बार यह महसूस किया कि उनका बेटा अब पूरी तरह जूली के प्रभाव में आ गया है और वह खुद को अपने ही घर में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। शादी के कुछ साल बाद जूली के माता पिता इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। जूली, जो पहले से ही अपनी जीवन शैली को ऊंचे दर्जे की बनाना चाहती थी, ने इंग्लैंड जाने का सपना देखना शुरू कर दिया। उसने राजीव पर भी इंग्लैंड में शिफ्ट होने का दबाव डालना शुरू कर दिया। पहले तो राजीव ने इस बात को मना कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता को छोड़कर कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकता था। शंकर लाल जी ने उसे अकेले पाला था और वह जानता था कि उनके लिए यह कदम कितना मुश्किल होगा। लेकिन जूली का दबाव दिन ब दिन बढ़ता गया। वह बार बार इंग्लैंड की बात करने लगी और राजीव पर मानसिक रूप से दबाव डालने लगी। जूली का तर्क था कि इंग्लैंड में उनकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी और वहां उनके पास ज़्यादा मौके होंगे।
मैं यह भी कहती थी कि इंग्लैंड में रहकर वे अपने माता पिता के पास भी रह सकेंगे। धीरे धीरे राजीव भी जूली की बातों से प्रभावित होने लगा। एक दिन राजीव को भी इंग्लैंड में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मौका मिल गया। अब राजीव के पास कोई ठोस वजह नहीं थी कि वह इंग्लैंड ना जाए। जूली ने इस मौके को तुरंत लपक लिया और दोनों ने इंग्लैंड जाने का फैसला कर लिया। जब राजीव को इंग्लैंड में नौकरी का प्रस्ताव मिला तो उसकी पत्नी जूली बेहद खुश हो गई। जूली हमेशा से इंग्लैंड में शिफ्ट होने का सपना देख रही थी और यह नौकरी उनके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई। जूली की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह खुशखबरी देने लगी और इंग्लैंड जाने की तैयारियों में जुट गई। राजीव हालांकि इस खबर को लेकर थोड़ा चिंतित था। उसके लिए इंग्लैंड जाना एक बड़ा फैसला था, खासकर अपने पिता शंकर लाल जी के बारे में सोचते हुए। उसने अपने पूरे परिवार के वीजा की प्रक्रिया शुरू कर दी। जूली और बच्चों का वीजा तो जल्द ही बन गया, लेकिन किसी कारणवश शंकर लाल जी का वीजा नहीं बन पाया। यह बात राजीव के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता अकेले रह जाएं, लेकिन जूली की बातों और दबाव में वह इस मुश्किल को हल करने के लिए कोई और विकल्प ढूंढने लगा। एक दिन जब राजीव अपने पिता के वीजा की समस्या को लेकर बेहद परेशान था, जूली ने उससे कहा, क्यों ना पिताजी को 1 साल के लिए वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाए। वैसे भी वहाँ उनका ख्याल अच्छे से रखा जाएगा और हम इंग्लैंड में सेटल हो जाएंगे। एक बार जब उनका वीजा बन जाएगा तो हम उन्हें भी वहाँ बुला लेंगे। राजीव को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि अगर 1 साल बाद भी उनके पिता का वीजा नहीं बन पाया तो क्या होगा। उसने जूली से यह सवाल किया, अगर 1 साल बाद भी उनका वीजा नहीं बना तो क्या हम उन्हें वहीं छोड़ देंगे। जूली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे भी वहाँ जाकर वे क्या करेंगे। वृद्धा आश्रम से बेहतर जगह उनके लिए और क्या हो सकती है। वहाँ उनकी देखभाल होगी और वे खुश रहेंगे। जूली के इस विचार ने राजीव के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन वह अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसे लगा कि शायद जूली सही कह रही है। इंग्लैंड में उसकी नई नौकरी, नई जिंदगी और बच्चों का भविष्य सब दांव पर था। ऐसे में उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देगा ताकि वे सुरक्षित और देखभाल के माहौल में रह सकें। राजीव जानता था कि उसके पिता को अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जूली की बातें उसे यह यकीन दिला रही थीं कि यह सबसे सही निर्णय है। जूली के अनुसार इंग्लैंड में सेटल होने के बाद वह अपने पिता को भी वहां बुला लेगा। राजीव ने खुद को यह विश्वास दिलाया कि यह सिर्फ एक अस्थायी निर्णय है और जल्द ही वह अपने पिता को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में राजीव को यह भी एहसास हो रहा था कि यह फैसला उसकी जिम्मेदारियों से भागने जैसा है। उसने अपने पिता से यह बात साझा नहीं की थी और उसे नहीं पता था कि शंकर लाल जी इस फैसले को कैसे लेंगे, लेकिन अब उसने अपनी पत्नी के सुझाव पर ही फैसला कर लिया था। इधर वृद्धा आश्रम में राजीव गुस्से में उबलते हुए कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसके दिमाग में अपनी विदेश यात्रा, नौकरी और पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ने की जद्दोजहद चल रही थी। तभी कमरे के बाहर खड़ी रिसेप्शनिस्ट, जो उसकी हड़बड़ाहट सुन रही थी, कमरे में दाखिल हुई और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए, मिस्टर राजीव, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। राजीव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। रिसेप्शनिस्ट की इस प्रतिक्रिया ने उसे थोड़ा सहज किया, लेकिन वह अभी भी अपनी समस्या से जूझ रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी उलझन को भांपते हुए कहा, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आ सकते हैं?
मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राजीव, जो हल्का सा राहत महसूस कर रहा था कि शायद अब उसकी समस्या का कोई समाधान निकलने वाला है, अनमने ढंग से रिसेप्शनिस्ट के साथ पीछे पीछे बाहर आ गया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बाहर लाकर कहा, मैं आपकी स्थिति समझती हूँ और मैं आपके पिताजी की सारी फॉर्मेलिटी आज ही पूरी करवा सकती हूँ। यह सुनकर राजीव को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा कि उसकी समस्या का समाधान मिल गया है। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे जो कहा उससे राजीव एक पल के लिए हैरान रह गया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। राजीव ने चौंकते हुए पूछा, कैसा काम? अंदर ही अंदर वह खुश हो रहा था कि शायद अब अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ने का काम आज ही हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि रिसेप्शनिस्ट क्या कहने वाली है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपको हमारे वृद्धा आश्रम में जो दीनदयाल जी रहते हैं उनका पोता बनकर उनसे मिलना होगा। राजीव और भी ज़्यादा हैरान हो गया। उसने उलझन में पूछा, लेकिन मैं उनका पोता नहीं हूँ, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है? रिसेप्शनिस्ट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीनदयाल जी का बेटा 20 साल पहले उन्हें छोड़कर सिंगापुर चला गया था। तब से लेकर आज तक वह कभी भी उनसे मिलने नहीं आया। दीनदयाल जी अपने पोते को बहुत याद करते हैं और अब वे बहुत बीमार हैं। शायद उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वे अपने पोते से मिलने की आस में रोज रोते रहते हैं। राजीव ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, लेकिन मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ? मैं उनका पोता नहीं हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए। दीनदयाल जी अपने पोते को कभी मिले नहीं तो वे उसकी शक्ल नहीं पहचानते। उनके लिए आप ही उनके पोते बन सकते हैं और उनकी अंतिम दिनों की कुछ खुशी लौटा सकते हैं। राजीव इस प्रस्ताव को सुनकर असमंजस में पड़ गया। मैं नहीं जानता था कि क्या उसे यह करना चाहिए या नहीं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वह अपने पिता को वृद्धा आश्रम में जल्द से जल्द छोड़ने की जल्दी में था। उसने सोचा, अगर मुझे यह करना ही पड़े तो शायद यह सब जल्दी खत्म हो जाए। उसकी नैतिकता और स्वार्थ के बीच एक द्वंद्व चल रहा था, लेकिन आखिरकार उसने स्वार्थ को चुना और रिसेप्शनिस्ट से कहा, ठीक है, मैं यह करूँगा। रिसेप्शनिस्ट ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और वह राजीव को दीनदयाल जी से मिलाने के लिए वृद्धा आश्रम के दूसरे हिस्से की ओर ले गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे दीनदयाल जी के कमरे तक पहुंचाया। दीनदयाल जी, जो लगभग 85 साल के हो चुके थे, बेहद कमजोर और बीमार थे। उनका शरीर इतना दुर्बल था कि वे कंकाल मात्र रह गए थे और हर सांस उनके लिए एक संघर्ष था। उनके चेहरे पर झुर्रियां और थकी हुई आंखों में इंतजार की छाया साफ झलक रही थी। जब राजीव कमरे में दाखिल हुआ और धीमे से कहा, दादाजी, मैं संजय हूँ, आपका पोता, तो दीनदयाल जी ने उसकी आवाज़ सुनते ही पहचानने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कमजोर काया को चारपाई से उठाने का प्रयास किया, लेकिन उनका शरीर इतना थक चुका था कि वे उठने में असमर्थ रहे। उनकी आंखों में आंसू भर आए और कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, आ गया बेटा, मेरा संजय आ गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। दीनदयाल जी ने राजीव का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। उनके कमजोर हाथों में अब भी इतनी ताकत थी कि उन्होंने राजीव का हाथ अपने पास खींचा और उसे बेहद स्नेह से देखा। वे उसकी ओर कटोरी में रखी इमरती बढ़ाते हुए बोले, खा ले बेटा, यह इमरती तेरे लिए है। यहाँ दिन भर बहुत लोग आते हैं, मिठाई और खाने पीने का सामान देकर जाते हैं। मुझे याद है तुझे इमरती बहुत पसंद थी। तेरी माँ तुझे ज़्यादा मीठा खाने से मना करती थी, लेकिन तू हमेशा मेरे साथ बैठकर चुपके से इमरती खा लेता था। तेरा छोटा सा हाथ पकड़कर तुझे खिलाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तू कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था,
फिर क्यों एक दिन अचानक मेरा हाथ छोड़कर ऐसे चला गया कि फिर कभी नहीं लौटा? और तेरे पिता ने तो मुझे पूरी तरह भुला दिया। दीनदयाल जी की आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द और अकेलेपन की कहानी बयां हो रही थी। उनके शब्द मानो किसी पुराने समय की यादों को संजोए हुए थे, जो अब बिखर रही थी। दीनदयाल जी का हाथ कांपते हुए राजीव के हाथ में था और उनकी आंखों में एक चमक आई जो शायद बरसों के इंतजार के बाद उनकी संतुष्टि की ओर इशारा कर रही थी। वे लगातार बोले जा रहे थे, तेरी माँ हमेशा कहती थी संजय, मिठाई से दांत खराब हो जाएंगे, पर तुझे तो कोई परवाह नहीं थी। तो मुझसे कहता दादा एक और इमरती, और मैं भी तुझसे कहता जा बेटा खा ले, तेरी खुशियों में ही मेरी खुशी थी। राजीव ने देखा कि दीनदयाल जी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान दर्द में लिपटी हुई थी। उन्होंने फिर कहा, तेरे पिता, उसने कभी मुझे नहीं देखा, शायद वह मुझे भूल गया, लेकिन तू संजय, तू कैसे मुझे छोड़कर चला गया? दीनदयाल जी का स्वर कांपने लगा, उनकी आंखें अब धुंधली हो रही थीं। राजीव ने खुद को संभालते हुए दीनदयाल जी का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी कुछ आंसू आ गए, जो शायद उसके पिता के प्रति उसके व्यवहार की गहराई को समझने की शुरुआत थे। वह दीनदयाल जी के सामने भले ही पोते की भूमिका निभा रहा था, लेकिन उनके शब्दों ने उसे अपने जीवन और संबंधों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। राजीव, जो अब खुद को दीनदयाल जी के पोते के रूप में देख रहा था, यह सब सुनकर भीतर ही भीतर हिल गया। उसने सोचा कि यह नाटक केवल कुछ पलों के लिए था, लेकिन दीनदयाल जी के इन शब्दों ने उसे अंदर से छू लिया था। वह महसूस करने लगा कि उसने कितनी गलतियां की हैं, न केवल अपने पिता के साथ, बल्कि इस वृद्ध व्यक्ति के साथ भी, जो अपने परिवार के प्यार के लिए तड़प रहा था। जब दीनदयाल जी ने राजीव से पूछा, बेटा क्या तेरी शादी हो गई, तो राजीव एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अगर उसने अपनी शादी के बारे में सच बताया तो दीनदयाल जी उससे उसकी पत्नी यानी उनकी पौत्रवधू के बारे में पूछेंगे। इसलिए राजीव ने अपने झूठ को ही सही मानते हुए धीरे से कहा, नहीं दादाजी, मेरी अभी शादी नहीं हुई। दीनदयाल जी ने यह सुनकर थोड़ी राहत की सांस ली और राजीव का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा जैसा तेरे पिता ने मेरे साथ किया वैसा तू अपने माता पिता के साथ कभी मत करना। माता पिता से दूर मत रहना, वे तुझसे सिर्फ प्यार और साथ चाहते हैं। राजीव ने यह सुनकर सिर झुका लिया। दीनदयाल जी के शब्दों में उनका दर्द और अनुभव झलक रहा था। राजीव की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने दीनदयाल जी से कहा, दादाजी आप आराम करिए, मैं भी थोड़ा सा आराम करता हूँ। दीनदयाल जी ने उसके चेहरे की ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, हाँ बेटा, तो बहुत दूर से आया है, थक गया होगा, आराम कर ले। राजीव धीरे धीरे उनके पास से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी दर्द या संघर्ष जैसी थी। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा और वह पलटकर तुरंत दीनदयाल जी की ओर दौड़ा। जब उसने पलटकर देखा तो दीनदयाल जी अपनी चारपाई पर स्थिर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर एक शांत लेकिन बहुत ही गहरी शांति छाई हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं और वे अब एक ऐसी गहरी नींद में समा चुके थे जिससे कभी नहीं जागने वाले थे। राजीव कुछ क्षण के लिए जड़बट हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। वह कांपते हुए दीनदयाल जी के पास गया और उन्हें हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। उनका शरीर
अब निर्जीव था और उनकी आत्मा शायद उस बेटे और पोते से मिलने चली गई थी जिनका इंतजार वे इतने सालों से कर रहे थे। राजीव का मन भारी हो गया। उसने जो नाटक किया था वह अब उसे एक बोझ की तरह महसूस होने लगा। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया था कि इस झूठ ने दीनदयाल जी को आखिरी बार थोड़ी सी खुशी दी थी। राजीव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा कि उसने क्या किया। यह नाटक सिर्फ कुछ पल के लिए था, लेकिन दीनदयाल जी ने इसे सच मान लिया था। राजीव अब इस बात से जूझ रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की थी, खासकर अपने पिता के साथ। दीनदयाल जी की मृत्यु ने राजीव के मन में एक गहरी हलचल मचा दी थी। वह अपने भीतर की बेचैनी को महसूस कर पा रहा था और यह बात उसे कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया। अपनी भावनाओं से घिरा हुआ राजीव धीरे धीरे अपने पिता शंकर लाल जी के पास गया। वह उनके बगल में बैठ गया, मानो उनसे सहारा मांग रहा हो। उसकी आंखें अब उस बेटे की आंखें थीं जिसने अपने पिता की अहमियत को समय रहते महसूस कर लिया था। शंकर लाल जी ने अपने बेटे की हालत देखकर धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राजीव ने एक गहरी सांस ली और मानो खुद से माफी मांगते हुए कहा, पिताजी बहुत भूख लगी है। आप जो आलू के पराठे खिला रहे थे वो अपने हाथ से मुझे फिर से खिलाइए ना। शंकर लाल जी को यह सुनकर बेहद खुशी हुई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई जो एक पिता के स्नेह और सुकून का प्रतीक थे। उन्होंने बिना कुछ बोले वह पराठा उठाया और अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाने लगे। उनके लिए यह पल किसी अमूल खजाने जैसा था। लंबे समय बाद उनके बेटे ने उनके साथ यह स्नेह और नज़दीकी दिखाई थी। राजीव ने पराठा खाते हुए कहा, पिताजी याद है जब मैं छोटा था और आपके साथ मंदिर गया था, वहाँ बच्चों के साथ खेलते खेलते मैं गलियों में खो गया था। सभी बच्चे अपने घर चले गए पर मैं वही गलियों में भटक रहा था। 3-4 घंटे बीत गए थे लेकिन मैं नहीं मिला। शंकर लाल जी ने यह सुनते ही यादों के गलियारे में खोते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे आज भी याद है, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढता रहा था। कितना परेशान हो गया था मैं। तभी अचानक सामने देखा कि तुम रोते हुए आ रहे थे। राजीव ने हंसते हुए कहा, पिताजी आंसू तो आपकी आंखों में भी थे। शंकर लाल जी ने राजीव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हें 3-4 घंटे तक अपने आंखों से ओझल होते नहीं देख सका था। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। यह सुनते ही राजीव की आंखों में नमी आ गई। वह समझ गया था कि उसका पिता उसे कितना प्यार करता था और उसने कितनी बार उन्हें अनदेखा किया था। आज बहुत दिनों के बाद पिता पुत्र आपस में इतनी गहराई से बातें कर रहे थे। राजीव जो अपनी नौकरी, पत्नी और बच्चों में इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपने पिता को लगभग भूल ही गया था। आज वही राजीव अपने पिता के साथ बचपन की बातों में खो गया था। शंकर लाल जी के लिए यह पल किसी स्वप्न की तरह था। उन्होंने इतने सालों बाद अपने बेटे के साथ यह सुकून भरी बातचीत की थी। राजीव उनके गोद में सिर रखकर लेट गया, मानो वह वही बच्चा बन गया हो जो अपने पिता के बिना खुद को असुरक्षित महसूस करता था। शंकर लाल जी बड़े प्यार से राजीव के बालों को सहलाते रहे और राजीव धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। वह इतनी सुकून भरी नींद से सोया कि उसे पता भी नहीं चला कि कब सुबह के 9 बज गए। तो उसने हैरानी से कहा, अरे सुबह के 9 बज गए, पता ही नहीं चला। लेकिन आज उसका मन फिर भी बेचैन था। वह कुछ खोया खोया महसूस कर रहा था, लेकिन अब वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने वृद्धाश्रम में अपने पिता को
रखने की सारी औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन मन ही मन उसे एक अनकही बेचैनी महसूस हो रही थी। आखिरकार राजीव ने अपने पिता से कहा, अब मैं चलूँगा पिताजी। शंकरलाल जी ने राजीव की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजीव अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम तो छोड़ आया, लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह ऑफिस भी गया, लेकिन वहाँ भी अपने पिताजी के बारे में सोचता रहा। ऑफिस का काम जल्दी जल्दी निपटाकर जब वह घर आया तो भी वह अपने ही ख्यालों में डूबा रहा। जूली भी उससे कुछ पूछ रही थी, लेकिन वह उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। अपने पति के ऐसे व्यवहार को देखकर जूली को कुछ अजीब लगा, तो जूली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको हिलाते हुए बोला, क्या हुआ राजीव, सब ठीक है ना? अचानक जूली की आवाज़ सुनकर राजीव चौंक सा गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन इस बार वह खुद को कमज़ोर नहीं महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को ठहर कर जवाब दिया, जूली, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारी बात मानी है, लेकिन आज नहीं। आज मैं अपने पिताजी को वापस लेकर घर आ रहा हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। जूली ने तैस में आकर कहा, तुम्हें पता है हम विदेश जा रहे हैं। तुम्हारे पिता को यहाँ घर में रखने का मतलब है कि हम इंग्लैंड नहीं जा पाएंगे। मैं अपने सपने नहीं छोड़ सकती। या तो तुम उन्हें वापस वृद्धाश्रम छोड़ दो या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। राजीव ने उसके शब्दों को सुनकर अपने आप को संयमित करते हुए और गहरी सांस लेते हुए और गंभीर स्वर में बोला, जूली, मुझे भी कभी कभी अपने सपने पूरे करने का हक है। मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी को मेरी खुशियों के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने अकेले रहकर मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। आज जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। जब जूली ने देखा कि राजीव उसकी बात नहीं मान रहा है तो वह गुस्से में बोल पड़ी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आपके पिता की असली जगह वृद्धा आश्रम है। वहाँ उनका ख्याल बेहतर ढंग से रखा जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। उसकी आवाज़ में खींच और निराशा थी। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, जूली, मैं अपने पिता को किसी कीमत पर वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी मैं चुकाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने और आराम मेरे पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं अपने पिता के साथ ही रहूँगा। जूली ने इस पर और जोर दिया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। विदेश में इतनी बड़ी नौकरी का मौका हर किसी को नहीं मिलता और तुम्हारे पिता के कारण हम ये सब खो देंगे। राजीव ने सख्ती से कहा, जूली, हर किसी की ज़िंदगी में सपने होते हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सपना अपने पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करना है। जब उन्होंने मेरी ज़रूरत के समय मुझे नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं अपने पिता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके साथ ही रहूँगा। जूली यह सुनकर चुप हो गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस बार राजीव ने अपना मन बना लिया है और वह अब अपनी पत्नी के दबाव में आने वाला नहीं था। वह कुछ देर तक गुस्से में वहाँ खड़ी रही, फिर अचानक अपना सामान उठाने के लिए कमरे की ओर बढ़ गई। राजीव ने देखा कि जूली अपना बैग पैक कर रही थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि इस फैसले से उसके रिश्ते पर असर पड़ेगा, लेकिन अपने पिता के लिए यह बलिदान देने के लिए वह तैयार था। कुछ देर बाद जूली ने अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद करनी है तो करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं सह सकती। मैं जा रही हूँ। राजीव ने उसकी ओर देखा और शांतिपूर्वक कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अपने पिता को कभी नहीं छोड़ूंगा।
जूली बिना कुछ और कहे घर से निकल गई। राजीव के मन में शांति थी क्योंकि उसने सही निर्णय लिया था। उसने अपने पिता को कभी नहीं छोड़ा और उसे अब कोई पछतावा नहीं था। उस रात राजीव ने बहुत शांतिपूर्ण नींद ली क्योंकि उसके दिल पर जो बोझ था वो अब खत्म हो गया था। अगली ही सुबह वह अपने पिता को वृद्धा आश्रम से वापस ले आता है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने पिताजी के लिए हर सुविधा का इंतजाम किया। 1-2 महीने बीते, जूली को भी यह एहसास होने लगा कि उसने जो कदम उठाया है वह गलत है, क्योंकि उसके माँ पिताजी ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया और उसे बोल दिया कि हम तुम्हें इंग्लैंड में नहीं रख सकते, तुम्हें अपना जीवन अपने पति के साथ ही व्यतीत करना चाहिए, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। अपने माँ पिताजी की यह बात सुनकर जूली को यह तो एहसास हो गया था कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं है। वह चाहकर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए उसने अपने पति के पास वापस जाने का निर्णय लिया। जूली जब अपने पति के पास वापस गई तो उसने राजीव से माफ़ी मांगी और बोली, शायद मैं गलत थी। वह यह भूल गई कि जैसे मेरे माता पिता मेरे लिए मायने रखते हैं, वैसे ही तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। राजीव ने जूली को माफ़ कर दिया और जूली ने भी अपने ससुराल में सब कुछ ठीक करने का निर्णय लिया। कुछ हफ्तों बाद जूली ने भी स्थिति को समझना शुरू कर दिया। उसने राजीव से कहा, शायद मैं गलत थी, तुम्हारे पिताजी के बिना तुम खुद अधूरे हो। मैं इंग्लैंड जाने की जिद में यह बात भूल गई थी। राजीव ने जूली को प्यार से देखा और कहा, समझने के लिए शुक्रिया। हम सब एक साथ रह सकते हैं, लेकिन परिवार सबसे पहले आता है। जूली ने सिर हिलाया और धीरे धीरे राजीव और उसके पिता के साथ एक नया रिश्ता बनाना शुरू किया। वृद्धाश्रम में रहने के बजाय शंकर लाल जी अब अपने बेटे और बहू के साथ खुशी से रहने लगे। राजीव ने अपनी नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारना शुरू कर दिया। राजीव ने सीखा कि जिंदगी में सपनों के पीछे भागने के साथ साथ परिवार की अहमियत को समझना भी उतना ही जरूरी है। उसने यह समझ लिया कि दुनिया की कोई भी कामयाबी अपने परिवार के प्यार और समर्थन से बढ़कर नहीं होती। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।